सिकंदर, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और बड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है सिकंदर का। एक ऐसा बादशाह जो पूरी दुनिया जीतने के इरादे से निकला था, लेकिन उसके इस विशाल सफर में एक ऐसा मोड़ आया जो आज भी सबको हैरान कर देता है। और यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सिकंदर ने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को हरा दिया था, वो इंडिया की सरजमीन से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्यों उसने वापस लौटने का फैसला किया? चलिए आज इसी इंटरेस्टिंग कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम पहले सिकंदर के बैकग्राउंड को थोड़ा जानेंगे। फिर देखेंगे कि इंडिया में उसकी एंट्री कैसे हुई और राजा पोरस से उसकी टक्कर इतनी लेजेंडरी क्यों है। फिर आएंगे उस मेन पॉइंट पर कि आखिर उसकी जीतने वाली आर्मी ने ही हार क्यों मान ली, और एंड में इस सबका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरुआत से। आखिर ये सिकंदर था कौन और कैसे बना वो अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो देखिए, 356 BCE में मैसेडोनिया में पैदा हुआ अलेक्जेंडर अपने फादर किंग फिलिप II की डेथ के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। और उसका सपना छोटा मोटा नहीं था, उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना। इसी सपने के साथ उसने उस टाइम के सबसे ताकतवर एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर पर चढ़ाई कर दी और बैटल ऑफ गौगेमेला में किंग डेरियस III को हराकर वो पूरे पर्शिया का मालिक बन गया। पर्शिया जीतने के बाद सिकंदर की नजर पड़ी दुनिया के उस हिस्से पर जिसे वो सोने की चिड़िया मानता था, इंडिया। साल था 326 BC, जब उसकी सेना ने हिंदुकुश के विशाल पहाड़ों को पार किया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंट्री ली। अब इंडिया में आते ही सिकंदर को दो बिल्कुल अलग तरह के वेलकम मिले। एक तरफ थे टैक्सला के राजा अम्भी। उन्होंने सिकंदर की इतनी बड़ी आर्मी देखी और सोचा लड़ने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ थे पंजाब के शान राजा पोरस, जिन्होंने साफ कह दिया हम अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो मशहूर लड़ाई जिसे हम बैटल ऑफ हाइडास्पीज या झेलम नदी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। यह सिकंदर के लिए इंडिया में उसकी सबसे मुश्किल जंग साबित हुई। देखिए, राजा पोरस के पास एक ऐसा हथियार था जो सिकंदर की सेना के लिए बिल्कुल नया था, जंगी हाथी, वॉर एलिफेंट्स। सिकंदर समझ गया था कि सीधी टक्कर में जीतना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। एक तूफानी बारिश वाली रात में उसने चुपके से झेलम नदी पार कर ली और पोरस की सेना पर सरप्राइज अटैक कर दिया। उसके सोल्जर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे पोरस के हाथियों को ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया जाए। इस भयानक लड़ाई में राजा पोरस हार गए। जब उन्हें जंजीरों में जकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। इस पर राजा पोरस ने जो जवाब दिया वो अमर हो गया। उन्होंने गर्व से कहा, बिल्कुल वैसा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस की इस ब्रेवरी और सेल्फ रिस्पेक्ट से सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने ना सिर्फ राजा पोरस को आज़ाद किया और उनका राज वापस किया, बल्कि उन्हें और भी जमीन देकर अपना दोस्त, अपना एलाय बना लिया। ये एक ऐसी हार थी जिसमें पोरस की जीत हुई थी। पोरस से जीतने के बाद सिकंदर का प्लान था और आगे बढ़ने का, मगध तक जाने का। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। जिस आर्मी ने उसके लिए दुनिया जीती थी, उसी आर्मी ने कह दिया, बस अब और नहीं। ये सब हुआ व्यास नदी के किनारे। जरा सोचिए, 8 साल सिकंदर के सोल्जर पिछले 8 सालों से लगातार लड़ रहे थे, अपने घर से, अपने देश से हजारों मील दूर। वो थक चुके थे, पूरी तरह से टूट चुके थे। इस थकान के पीछे कई रीजंस थे। एक तो इंडिया का क्लाइमेट, लगातार होती मॉनसून की बारिश जिसकी उन्हें आदत नहीं थी, फिर घर की याद सता रही थी, और एक सबसे बड़ा रीजन था डर। उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि आगे गंगा के पार नंदा एम्पायर की एक ऐसी फौज उनका इंतजार कर रही है जिसके पास 2 लाख से भी ज्यादा सोल्जर और हजारों हाथी हैं। और इस थकान, इस डर और इस होम सिकनेस का रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ एक शब्द, बगावत, म्यूटिनी। सिकंदर ने 3 दिन तक अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट की, उन्हें लालच दिया, धमकाया, पर इस बार उसके सोल्जर्स ने अपने लेजेंडरी कमांडर की एक ना सुनी। उनके लिए वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का सफर यहीं खत्म हो गया था।
हार कर टूटे हुए दिल से सिकंदर को वापस लौटने का ऑर्डर देना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल पत्थर के ऑल्टर्स बनवाए, एक निशानी के तौर पर कि दुनिया जीतने वाला सिकंदर यहां तक पहुंचा था। तो ठीक है, सिकंदर तो चला गया, लेकिन क्या उसके आने से इंडिया पर कोई गहरा असर पड़ा या वो बस इतिहास का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गया? चलिए देखते हैं। बिल्कुल असर पड़ा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर यह था कि इंडिया और यूरोप के बीच पहली बार डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। सिकंदर के हमले ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के छोटे छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया था। इससे वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा बन गया। और इसी मौके का फायदा उठाया एक नए हीरो ने, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आगे चलकर मौर्यन एम्पायर की नींव रखी। इसके अलावा जमीन और समुद्र के 4 नए रास्ते खुले, जिससे इंडो ग्रीक ट्रेड को जबरदस्त बूस्ट मिला। लेकिन शायद सबसे खूबसूरत असर पड़ा कल्चर और आर्ट पर। एक नए आर्ट स्टाइल ने जन्म लिया जिसे कहते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें कमाल का फ्यूजन था। थीम्स और कहानियां इंडियन होती थी, जैसे गौतम बुद्ध की लाइफ, लेकिन मूर्ति बनाने का स्टाइल ग्रीक था। यहां तक कि माना जाता है कि इंसानी रूप में बुद्ध की पहली मूर्तियां इसी आर्ट स्टाइल में बनी थीं। वैसे ये भी जानना जरूरी है कि सिकंदर जिस इंडिया में आया था वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस सोसाइटी थी। यहां पर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। फॉर एग्जाम्पल, किसानों से उनकी फसल का छठा हिस्सा भागा टैक्स के रूप में लिया जाता था। एक और टैक्स था बलि, जो शुरू में लोग अपनी मर्जी से देते थे पर बाद में कंपल्सरी हो गया। और सिकंदर का क्या हुआ? इंडिया से वापस लौटने के कुछ ही साल बाद 323 BCE में बेबीलोन शहर में उसकी मौत हो गई, एक अजीब बुखार से। वो उस वक्त सिर्फ 32 साल का था। उसकी मौत के साथ ही उसका जीता हुआ विशाल एम्पायर उसके जनरल्स के बीच टुकड़ों में बंट गया। तो आखिर में बस एक सवाल, सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन ब्यास नदी के किनारे सिकंदर के सोल्जर्स बगावत ना करते और वो आगे बढ़ जाते, नंदा एम्पायर से टकरा जाते, तो क्या होता? क्या आज का इंडिया, इसका इतिहास, इसका कल्चर कुछ अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है